बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 19 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपकी बुक पे इस चैप्टर के लास्ट दो टॉपिक्स हैं, रीजनरेशन और एबनॉर्मल डेवलपमेंट। रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर है आज हमारा 23। फर्स्ट टॉपिक इज़ रीजनरेशन। रीजनरेशन किसे कहते हैं? किसी भी लॉस्ट पार्ट का दोबारा से जनरेट होना, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने इंजर्ड पार्ट को या वो पार्ट जो उनका किसी वजह से लॉस्ट हो जाए, कट हो जाए, डिलीट हो जाए, उस पार्ट को रीगेन कर सकते हैं, उस पार्ट को रिकवर कर सकते हैं। तो ये चीज़, ये प्रोसेस जो है, जिसको हम बेसिकली रीजनरेशन का नाम देते हैं, ये एनिमल्स में भी देखी जाती है, ह्यूमंस में भी देखी जाता है, और इस प्रोसेस को हम प्लांट्स में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स की बेस पे यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं। बेटा आपने इस टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करना है, और अलॉन्ग विद ऑल द एग्जांपल्स जो एनिमल्स की बेस पे, प्लांट्स की बेस पे या ह्यूमंस की बेस पे दी गई हैं चीज़ें। एनिमल्स में सबसे पहले एग्जांपल दी गई है स्पॉन्जेस की। स्पॉन्जेस बिलोंग करते हैं फाइलम पोरिफेरा से, जो कि डिवीजन पैराजोआ से, सब किंगडम पैराजोआ के मेंबर्स हैं, ये उसका फाइलम है। इनमें सिंपलेस्ट सब, बहुत इनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सिंपलेस्ट होती है, बहुत सिंपल होती है, लेकिन इनके अंदर रिजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि अगर ड्यूरिंग इंजरी इनका कोई पार्ट लॉस्ट हो जाए, कोई पार्ट डिलीट हो जाए, या आप कह रहे हैं कि किसी वजह से इंजर्ड हो जाए, तो उस पार्ट को ये रीगेन कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा इनकी बॉडी का कोई भी पार्ट है, कोई भी पीस है, उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो कंप्लीट स्पॉन्ज में ग्रो कर सकता है। ठीक है, सो इनमें ग्रेट पावर ऑफ रिजनरेशन का मतलब क्या है कि ये सिर्फ अपने लॉस्ट पार्ट को ही रीगेन या रिप्लेस नहीं करते, इनकी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो कंप्लीट स्पॉन्ज में भी ग्रो कर सकता है। अदर एग्जांपल इज लॉबस्टर्स। लॉबस्टर्स में उनका जो पिंसर क्ला होता है, पंजा जो होता है, अगर वो लॉस्ट हो जाए तो वो रीजनरेट हो सकता है। यानी कि अगर लॉबस्टर में किसी वजह से उनका पंजा लॉस्ट हो जाए या इंजर्ड हो जाए, तो उसको दोबारा से बना सकते, दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। अदर एग्जांपल इज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का अगर हेड रिमूव कर दिया जाए, किसी वजह से उसका हेड रिमूव हो गया, कट हो गया, या कहने के लॉस्ट हो गया, तो इवन अगर 4 to 5 सेगमेंट्स में भी प्रेजेंट है, अगर उसका हेड 4 to 5 सेगमेंट्स में भी प्रेजेंट है, या पूरा का पूरा अर्थ जो है वो 4 to 5 सेगमेंट्स में भी कट डाउन कर दिया जाए, तो वो दोबारा से रीजनरेट हो सकता है। इसी तरह से स्टारफिश की बात करें, स्टारफिश का आपको पता है इट्स 5 आर्म्स इसके अंदर होते हैं। अगर इसके आर्म्स जो हैं वो पीसीज में, एक आर्म या सारे आर्म्स पीसीज में ब्रेक डाउन हो जाए, या डिवाइड हो जाए, या टूट जाए, और सिर्फ इसका जो पोर्शन है, जो कि सेंट्रल डिस्क जिसके अंदर प्रेजेंट होती है, वो पोर्शन जो है वो रीजनरेट होगा। वो सेंट्रल डिस्क जो है ऑलमोस्ट हर केस में जो है आप कह सकते हैं कि वो रीजनरेट हो सकता है। तो ऐसे कुछ केसेस में होता है कि सिर्फ एक आर्म अगर डिलीट होता है, तो इट डजंट मीन कि वो आर्म जो है वो दोबारा से नहीं बनेगा, वो आर्म दोबारा से बन सकता है। और कुछ केसेस में ये भी होता है कि एक आर्म जो है वो कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल, यानी कि नए स्टारफिश में भी डेवलप हो सकता है। तो अगर इसका आर्म डिलीट हो जाए वो रीजनरेट हो सकता है, या इसका सेंट्रल डिस्क वाला पोर्शन रह जाए वो भी रीजनरेट हो सकता है। आफ्टर दैट एम्फीबियंस की बात करें, तो ये जो गिरगिट वगैरह हैं या सैलमेंडर वगैरह जो हैं, ये अपने लिम्स को रीजनरेट कर सकते हैं। किसी भी वजह से, किसी इंसिडेंट या किसी इंजरी की वजह से अगर इनके लिम्स कट डाउन हो जाए, या ख़राब हो जाए, या टूट जाए, तो ये अपने लिम्स को, इनके लिम्स जो है वो रीजनरेट हो जाते हैं, और थ्रू आउट लाइफ ये इनका प्रोसेस जो है वो चलता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये रीजनरेशन का प्रोसेस जो जिन एम्फीबियंस में देखा जाता है, वो कहा जाता है कि वो ज़्यादातर वो एम्फीबियंस होते हैं जो यंग या स्मॉल होते हैं, उनमें रीजनरेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा रैपिडली होता है। और बाकी जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं उनके अंदर भी रीजनरेशन की पावर होती है। जैसे अगर हम एम्फीबियंस के लार्वा की बात करें, एम्फीबियंस के लार्वा में जो टेल है उसमें भी रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि उसके सिर्फ लिम्स में रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, नहीं, उसकी लार्वा, एम्फीबियन लार्वा जो है उसके टेल में भी रीजनरेशन का प्रोसेस देखा जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि रीजनरेशन जो है वो ओवरऑल एम्फीबियंस की पूरी बॉडी में देखी जाती है। यहाँ पे कुछ इमेजेस आपके साथ शेयर की हैं, जैसे कि आपको ये अर्थफॉर्म आप देख सकते हो। अर्थफॉर्म को अगर आप हेड को कट डाउन कर रहे हो, तो यहाँ पे देखिए रीजनरेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो अपने अपने स्पेसिफिक पोर्शन की रीजनरेशन जो है कर रहे हैं। इसी तरह से स्टारफिश की बात करें, स्टारफिश एक पार्ट कट हुआ है, 2 पार्ट कट हुए हैं, या पूरा पूरे उसके आर्म्स कट हो गए, सिर्फ ये सेंट्रल डिस्क पीछे रह गई है, तो इस डिस्क से पूरी की पूरी स्टारफिश भी बन जाती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक आर्म कट होकर साइड पे चला गया है, तो इट मीन्स के जो स्टारफिश का जो हिस्सा कट हुआ है, वहाँ पर जिस जगह से स्टारफिश का आर्म कट हुआ है वहाँ पर आर्म भी बन जाएगा, और जो आर्म अलग हुआ है वो न्यू स्टारफिश भी बना देगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एम्फीबियंस के लिम्स का दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इंजरी हुई है। ठीक है, ये पार्ट जो है यहाँ से इंजरी हुई है कि यहाँ से लिम जो है वो कट डाउन हो गया।
ये पोर्शन है इंजरी का। अब यहाँ पे पहले वॉन्ड एपिडर्मिस बनेगा, फिर ब्लास्टोमा बनेगा, यानी कि यहाँ पे स्किन बनना शुरू होगी, और 3 to 4 स्टेप्स के अंदर प्रॉपर जो है दोबारा से लिम्ब जो है वो रीजनरेट हो जाता है। उसी तरह अगर हम रिप्टाइल्स की बात करें, टिपिकली लिजिट आम आप लोग देखते हो घरों में, अक्सर आपने देखा होगा कि लिजिट की जो है वो टेल समटाइम्स कट डाउन हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, और उसी लिजिट को अगर आप कुछ टाइम के बाद देखोगे तो उसकी टेल जो है वो रीजनरेट हो जाती है। तो इट मीन्स कि रिप्टाइल्स में जैसे कि लिजिट्स हैं, इनमें भी रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। ये आप इनकी लिजिट्स जो है वो इजीली डिस्कार्ड भी अपनी अपनी टेल को खुद भी डिस्कार्ड कर लेते हैं, ठीक है। इनकी जो टेल है वो बहुत इजीली उतर जाती है, कहने के रिमूव हो जाती है, और वो बहुत इजीली रीजनरेट भी हो सकती है। तो अगर टेल पे इंजरी हो जाए वो भी रीजनरेट हो जाएगी वहाँ से, और अगर टेल कट डाउन हो गया तो भी टेल वो अपनी रीजनरेट कर सकते हैं। ह्यूमंस में रीजनरेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है? हमारी स्किन पे कट लगता है, इंजरी होती है, या स्किन जल जाती है, समटाइम्स स्किन बर्निंग निशान रह जाते हैं, लेकिन स्किन जो वहाँ से हील अप हो जाती है। उसी तरह से हमारी जो बोन्स फ्रैक्चर होती हैं, हमने हीलिंग प्रोसेस पढ़ा था रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स में। वो हीलिंग प्रोसेस क्या है? वो रीजनरेशन है, यानी कि अगर हड्डी टूट गई है, वो हड्डी दोबारा से अपनी जगह पे, अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल पोजीशन पे जा रही है, अपनी ओरिजिनल शेप में आ रही है, उसके जो केमिकल कंपोजिशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो जैसा पहले था अगर वैसा हो रहा है तो इट मीन्स कि रीजनरेशन का प्रोसेस हो रहा है, यानी कि हीलिंग हो रही है, ठीक है। इसी तरह से किसी भी तरह का कट, लाइक चूड़ी टूटने से कट लगा, नाइफ लग गई है, या किसी भी तरह की इंजरी आपकी बॉडी पे, स्किन पे होती है, तो वहाँ पे उस इंजरी में भी रिपेयरिंग हो जाती है, और वो रिपेयरिंग बेसिकली क्या है? वो रीजनरेशन का प्रोसेस ही है। अब जैसे यहाँ पे आपके सामने लिजिट एक मैंने ऐड किया, लियोपैड या कोई इज़ अ लिपिड, सॉरी इज़ अ लिजिट, ठीक है। अब इसमें आपने देखें ये इसकी टेल प्रेजेंट है, यहाँ पे हमने कहा कि इसकी टेल लॉस्ट हो गई है, टेल किसी वजह से कट डाउन हो गई है। आफ्टर 4 वीक्स, विद इन आप कह सकते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के बाद इसके अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि टेल जो है वो बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ड्यूरेशन दी गई है कि 22 वीक्स के बाद, यानी कि कुछ महीनों के बाद इसकी टेल जो है वो प्रॉपरली जनरेट हो जाती है, पूरी तरह से टेल जो है वो बन जाती है। इसको हम रीजनरेशन कहते हैं। आफ्टर दैट इस इस प्रोसेस का मैकेनिज़्म क्या है, या इसकी कॉज क्या हो सकती है? जैसे अगर हम प्लांट्स में अगर हम देखें, तो प्लांट्स में रीजनरेशन, प्लांट्स की रिप्रोडक्शन, उसकी प्रोपगेशन का मेन बेसिक पॉइंट है, यानी कि उसकी बुनियाद है। जैसे आप प्लांट के किसी भी पार्ट को या उसके किसी भी फ्रेगमेंट को लेकर उससे न्यू प्लांट बना सकते हो। जैसे हम अगर देखें, रोज़ प्लांट है, आप उसकी ब्रांच ले लो, उसकी रूट ले लो, आप उसको ज़मीन में डालो, मिट्टी में लगा दो, मिट्टी के नीचे लगाओगे तो उससे न्यू प्लांट निकल आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि स्टेम का पीस हो सकता है, लीफ का पीस हो सकता है, इवन सिंगल टिश्यू भी हो सकता है। हमने फर्स्ट ईयर में एक टर्म पढ़ी थी, एक टेक्निक पढ़ी थी, जिसका नाम था टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक। टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक में क्या करते हैं? प्लांट्स के या एनिमल्स के टिश्यूज़ लिए जाते हैं। जैसे अगर हम प्लांट की बात करें, कैरेट प्लांट के फ्लोएम टिश्यूज से पूरा का पूरा न्यू कैरेट प्लांट बनाया गया था। दैट विल बी अ रीजनरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आपके पास एक स्टेम है, या स्टेम का पार्ट है जिसके ऊपर थोड़े बहुत लीव्स हैं, आप उस पार्ट को, आप स्टेम के पार्ट को अगर प्लांट के अंदर सॉइल करते हो, ठीक है। यहाँ आप कहने का हमने बहुत सारे डिफरेंट बहुत सारे काइंड्स के प्लांट्स के आपने स्टेम का पार्ट ले लिया जिसके साथ थोड़े थोड़े लीव्स लगे हुए हैं, आप उसको अगर सॉइल के अंदर प्लांटेड करते हो, यानी कि आप सॉइल के अंदर लगाते हो, तो कुछ अर्से के बाद आपको नजर आएगा कि उसके अंदर कंप्लीट न्यू प्लांट बन जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने टिश्यू कल्चरिंग के लिहाज से टिश्यू कल्चर की एक टेक्निक बताई हुई है, कहने के टिश्यू कल्चर की एक टाइप बताई हुई है कि एंथर कल्चरिंग के जरिए भी हम न्यू प्लांट बना सकते हैं। करना क्या होता है टिश्यू कल्चरिंग में, हमने न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर एंथर या जो भी पार्ट आपने लिया है प्लांट का, उसको आप ग्रो करवाते हो, ठीक है। उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर उस पार्ट को प्लेस कर दो, उसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि एंथर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एम्ब्रियो बनेगा उसके अंदर। उस एम्ब्रियो से आगे प्रॉपरली कैलस की फॉर्मेशन होती है और हेप्लॉइड प्लांट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। डायरेक्टली हेप्लॉइड प्लांट भी बनते हैं, प्लांटलेट्स यानी कि बहुत सारे प्लांट्स भी बन जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस क्या हो रहा है? बेसिकली ये रीजनरेशन का प्रोसेस है जो टिश्यू कल्चरिंग में भी होता है। डिवीजन होगी इसमें, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो तो इट डजंट मीन कि डिवीजन नहीं हो रही है, सेल डिवीजन होगी, लेकिन उस जगह पे जोन सी तरह की जिस टाइप की डिवीजन रिक्वायर्ड है वो वाली डिवीजन होगी, ठीक है। अब जैसे कैलस यहाँ पे बनता है, कैलस आप किसे कहते हो? अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप और मैस ऑफ सेल्स को। इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। उन सेल्स ने जैसे जैसे डिफरेंशिएशन की स्टेज पे पहुंचेंगे वो सेल्स डिफरेंशिएट होकर अपने स्पेसिफिक वर्क या फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे।
स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। जैसे प्लांट्स में आपने डिफरेंट टिश्यूज़ पढ़े हुए हैं, मेस्टमैटिक टिश्यूज़ हैं, पेरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं, देन आपने कोलेन्काइमा टिश्यूज़ भी पढ़े, आपने जाइलम फ्लोएम टिश्यूज़ भी पढ़े हैं। अब जो ये कैलस है इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं या जितने भी टिश्यूज़ मौजूद हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स जो मौजूद हैं या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो मौजूद हैं, उनके अंदर कौन सा सेल जाइलम है ये नहीं पता। ठीक है, जब वो डिफरेंशिएशन की स्टेज पे पहुंचेंगे तब आप बता सकते हो कि ये वाला सेल जो है वो जाइलम में चेंज हो रहा है, वो जाइलम का काम करेगा। वो क्या है, वाटर की कंडक्शन। ये वाला सेल फ्लोएम में चेंज हो रहा है, इट मीन्स ये क्या करेगा, ये प्लांट्स में फूड कंडक्शन का काम करेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स बना रही हूँ जो कि अनडिफरेंशिएटेड है। ठीक है, इनका काम क्या है ये नहीं पता। जब ये डिफरेंशिएट होंगे तो तब ये डिसाइड होगा कि कौन सा सेल ने कौन सा काम करना है। जैसे ये वाला सेल है, मैं कह रही हूँ ये पेरेन्काइमा सेल है, ये फूड की स्टोरेज करेगा। मैं कह रही हूँ ये स्क्लेरेन्काइमा सेल है, ये प्लांट को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, बिकॉज दीज आर डेड सेल्स। मैंने कहा ये सेंटर वाला सेल जो है ये जाइलम है, और इसी के साथ दूसरा सेल जो है वो फ्लोएम है। ये क्या काम करेंगे, ये वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, तो ये वाटर और फूड की कंडक्शन करवाएंगे, तो उसको हम कैलस कहते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स के अंदर भी रीजनरेशन होती है। कॉजेज़ क्या हो सकती हैं प्लांट्स के केस में, यहाँ पे हम कॉजेज़ जो मेनली पढ़ते हैं वो एनिमल्स के केस में ज़्यादातर हम डिस्कस करते हैं। एनिमल्स के केस में जैसे कि हमने कहा कि रीजनरेशन जो है एक मिसिंग पार्ट का या जो इंजर्ड पार्ट है या जो लॉस्ट पार्ट है उसकी डेवलपमेंट दोबारा से हो रही है, उसकी फॉर्मेशन हो रही है, जिसको आप रीजनरेशन बेसिकली कहते हो। यानी कि एक पार्ट जब एडल्ट एनिमल में चेंज हो रहा है तो इट मीन्स के इसमें जो डेवलपमेंट और फॉर्मेशन के प्रोसेसेस होंगे उसमें वही एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेसेस रिपीट होंगे जो उस टाइम पे होते हैं जब एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जब एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है उस टाइम पे जो प्रोसेसेस या डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं, जब एक लॉस्ट पार्ट है, जब उसने एक एडल्ट एनिमल में चेंज होना है तो उसके अंदर वही सेम एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेसेस या डेवलपमेंटल स्टेजेस होंगी, यानी कि यहाँ पे स्टेजेस रिपीट होंगी। बेशक आप कह रहे हो कि ये एक हमने कहा स्टारफिश है। ठीक है, स्टारफिश का आपने कहा ये पार्ट लॉस्ट हो गया, डिलीट हो गया, ये पार्ट जो आगे पूरा का पूरा न्यू स्टारफिश में चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स कि इसके अंदर ये सारे एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेसेस दोबारा से होंगे। उसी तरह से जैसे आप करोगे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का रिटेन होना और उसका आगे जाके डिफरेंशिएशन सेल्स में चेंज होना, ये डिफरेंशिएशन होना यानी कि सेल्स का स्पेशलाइज्ड होना, ये एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल ही स्टेज है। तो इट मीन्स के जो लॉस्ट पार्ट है उसके अंदर ये प्रोसेस दोबारा से होगा। उसके अलावा बहुत सारे वेरियस सेल टाइप्स जो कि बॉडी के मिसिंग पार्ट में प्रेजेंट होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स के जरिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स के थ्रू उनको रिप्लेस किया जाता है रिजनरेशन के प्रोसेस में। अब यहाँ पे ओवरऑल मैकेनिज्म में दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं। एक ये होता है कि जो लॉस्ट पार्ट हुआ है, जो पार्ट लॉस्ट हुआ है उस साइड पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का प्रेजेंट होना। ठीक है, उसके अलावा जो डिफरेंशिएशन सेल्स हैं या डिफरेंशिएशन की वजह से जो सेल्स डिफरेंशिएट होंगे उनका बनना। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब क्या है, जैसे फ्लैटवॉर्म्स हैं या जो प्लेनेरिया वगैरह हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनके अंदर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मौजूद होते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं नियोब्लास्ट। दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ये सेल्स मोबिलाइज सेल्स होते हैं, यानी कि ये मूव कर सकते हैं। तो ये सेल्स जो एम्प्यूटेशन यानी कि जो कटेड पार्ट होता है, कटी हुई जगह जो होती है उस साइड पे मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं और वहाँ पे जाके ये डिफरेंशिएट होते हैं। डिफरेंशिएट हो रहे हैं इट मीन्स कि ये सेल्स स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं। वो टाइप बन रही है सेल्स की जिनसे जो एक कटेड पार्ट के अंदर मौजूद थी, जो पार्ट कट हुआ है उसके अंदर वो सेल्स मौजूद थे। तो ये जब बन जाएंगे तो इट मीन्स के वो पार्ट जो है वो लॉस्ट पार्ट जो है वो रीगेन हो जाता है। इसी तरह से सेल्स का डिफरेंशिएट होना या डिफरेंशिएट सेल्स का बनना। रीजनरेशन में कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक ये प्रोसेस भी देखा जाता है, जैसे सैलमेंडर या न्यूट्स हैं, कि इनके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू सेल्स प्रेजेंट होते हैं एम्प्यूटेड लिम्ब के अंदर। ठीक है, यानी कि जो कटा हुआ हिस्सा है, स्टम्प कट जो है एम्प्यूटेड लिम्ब का, या कटे हुए लिम्ब का जो कटेड हिस्सा है या स्टम्प पार्ट है, वहाँ पर स्पेशलाइज्ड टिश्यू सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे इस प्रोसेस में होता क्या है कि लिम्ब के ये सेल्स पहले होते हैं डी डिफरेंशिएट मतलब स्पेशलाइज थे वो लेस स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये डी डिफरेंट सेल्स फिर आगे जाके डिफरेंशिएट होंगे, यानी कि यहाँ पे ये रीडिफरेंशिएट हो रहे हैं। जो डी डिफरेंशिएट सेल्स थे पहले जो स्पेशलाइज सेल्स थे वो पहले क्या हुए, डी डिफरेंशिएट हुए। ये डी डिफरेंशिएट होने के बाद दोबारा से रीडिफरेंशिएट होंगे, क्योंकि पहले तो ये डिफरेंशिएट हो चुके थे, लेकिन कट होने की वजह से, पार्ट लॉस्ट होने की वजह से रीजनरेशन के लिए ये दोबारा से स्पेशलाइज सेल्स पहले लेस स्पेशलाइज में चेंज होंगे, फिर दोबारा से डिफरेंशिएट होंगे, यानी कि यहाँ पे इनकी रीडिफरेंशिएशन हुई। और ये रीडिफरेंशिएट होने के बाद प्रॉपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यानी कि डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू प्रॉपर डिफरेंशिएटेड स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स बनाएंगे जो एक कटेड पार्ट के अंदर मौजूद थे।
ठीक है। ये दो तरह के दो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। सब ऑर्गेनिजम्स में ये चीज़ नहीं होती है। जैसे अगर हम प्लेनेरिया की बात कर देते हैं तो प्लेनेरिया में ये पार्ट हमने कहा ये कटेड पार्ट है, ठीक है। ये वाला देखें यहाँ से ये पार्ट कट हुआ, ये कटेड पार्ट है। यहाँ पे न्यूब्लास्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। न्यूब्लास्ट प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि ये न्यूब्लास्ट हैं इस पार्ट पे आकर डिफरेंशिएट होना शुरू होंगे और तब कहीं जाकर न्यू प्लेनेरिया की फॉर्मेशन होगी। उसी तरह से जो सेलेमेंडर या न्यूट्स हैं या एम्फीबियंस हैं, इनमें यहाँ इस पोर्शन में जो स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होंगे कटेड पार्ट के अंदर, वो स्पेशलाइज सेल्स पहले डिफरेंशिएट होंगे, फिर रीडिफरेंशिएट होंगे और फिर प्रॉपरली डिफरेंशिएट होकर स्पेशलाइज सेल्स बना के लिम्स में चेंज हो जाएंगे। सो दिस इज द रीजनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एबनॉर्मल डेवलपमेंट। रीजनरेशन को बेटा फिर बता रही हूँ, लॉन्ग के लिए भी करो, शॉर्ट के लिहाज से भी करो, शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है। जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट है इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत हैं, ये लॉन्ग के लिहाज से भी आ सकता है। तो ये दोनों टॉपिक्स, ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपने लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज तीनों के लिहाज से करने हैं। एबनॉर्मल डेवलपमेंट किसको कहते हैं, इसमें सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि है बायोलॉजी की ब्रांच। ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम डेवलपमेंटल केसेस, डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज़ क्यों होती हैं, एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह क्या है, या एबनॉर्मल डेवलपमेंट कौन सी है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम टेराटोलॉजी कहते हैं। वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स को स्टडी करते हैं और ऐसी डेवलपमेंट जितनी भी हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट स्टडी कर रहे हैं उनकी वजूहात, रीजंस या कॉजेज़ क्या हैं उनको भी देखते हैं। तो इसी के लिहाज से हम पहले देखते हैं फैक्टर्स क्या हैं, यानी कि जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस या ड्यूरिंग डेवलपमेंट, वो ऐसी कौन सी वजूहात हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा काम जो डेवलपमेंट के नॉर्मल प्रोसेस में इंटरप्ट कर रहा है, उसमें मुदाखलत कर रहा है, वो फैक्टर ही कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोसेसेस जो हैं डेवलपमेंट के, वो किन एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, वो कुछ इस तरह से गिवन है आपकी बुक में कि जीन्स में भी म्यूटेशन कॉज होती है, ठीक है। और वो जीन्स में जो म्यूटेशन कॉज होगी वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होगी। तो इट मीन्स कि एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो पेरेंट्स से ट्रांसमिट हो रहे हैं, यानी कि जीन्स में हो सकती है कोई प्रॉब्लम हो, जीन जो है वो डिफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्रोमोसोम्स की वजह से भी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स की वजह से एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, हमारी डाइट जो न्यूट्रिशन है उसकी वजह से भी, यानी कि जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें डेफिशिएंसी है, कमी पेशी है, या जो डाइट हमें लेनी चाहिए हम वो नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से भी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। उसके अलावा मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स में हमने चैप्टर 16 में कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन इस फैक्टर को अगर हम देखें तो जीन्स में जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, इट मीन्स के उसका मतलब क्या होगा कि सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं उनमें अगर कोई डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है तो वो एबनॉर्मलिटी कॉज करेगा। जैसे भी हम अपकमिंग चैप्टर्स में हीमोफीलिया का केस पढ़ेंगे। हीमोफीलिया में ज़्यादातर पेशेंट्स जो देखे जाते हैं या जो इफेक्टेड पर्सन देखे जाते हैं वो होते हैं मेल्स एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। बट इसकी रीज़न क्या है, फिर वही बात आ जाएगी कि ये चीज़ डिपेंड करती है कि जीन कौन सा है, जीन डोमिनेंट था या रिसेसिव है, या कंडीशन कौन सी है, यानी कि इंडिविजुअल होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या होगा, डोमिनेंट अलील या डोमिनेंट जीन्स वो होते हैं जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, और रिसेसिव वो होते हैं जिनके वर्क को हाइड भी किया जा सकता है, ठीक है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है, होमोजाइगस कंडीशन होगी जिसमें दोनों कंडीशंस, दोनों अलील्स जो है वो सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हीमोफीलिया की बेस पे बात कर रही हूँ, कैपिटल एज जो है ये वो फैक्टर, ये वो कह लें कि अलील है जो हीमोफीलिया कंडीशन नहीं शो करेगा, ठीक है। अगर एक फीमेल कैपिटल स्मॉल एज है जो कि हीमोफीलिया के लिए मैं करेक्टर बता रही हूँ कि ये वो कह लें कि अलील हैं जिनकी वजह से हीमोफीलिक पेशेंट जो है वो अपीयर हो गए, उसके सिम्टम्स अपीयर होंगे, दैट विल बी होमोजाइगस। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कंडीशन कुछ इस तरह से है, वो कैरियर हो सकते हैं, ठीक है। वो कैरियर हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप मेल या फीमेल की बेस पे बात कर रहे हो। जब आप मेल और फीमेल की बेस पे बात करते हो तो आप डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स के साथ साथ ये कंडीशन भी देखते हो वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। जैसे कि आपको पता है फीमेल्स के केस में डबल एक्स होता है, ठीक है, 2 एक्स मौजूद होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स पे, जबकि मेल्स के केस में 1 एक्स होता है और 1 वाई होता है। तो मेल्स में अगर जो अलील है अगर वो एक्स पे मौजूद है उसका काउंटर पार्ट वाई पे कभी हो ही नहीं सकता, तो एक्स में मौजूद है तो डेफिनेटली मेल्स जो हैं वो अफेक्टेड ही होंगे, वो कैरियर नहीं हो सकते। लेकिन अगर फीमेल्स की बात करें, 1 एक्स पे हीमोफिलिक अलील मौजूद है, 1 एक्स पे हीमोफिलिक अलील मौजूद नहीं है, तो इट मीन्स वो कैरियर होगी, वो अफेक्टेड नहीं होगी। फीमेल्स के केस में दोनों एक्स पे वो दोनों चीज़ें मौजूद होना ज़रूरी है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ की बात करें
किसी भी एक सेक्स क्रोमोसोम, दो सेक्स क्रोमोसोम्स है, XX है, ठीक है, और XY है, मेल फीमेल के केस में किसी भी एक सेक्स क्रोमोसोम का मिस हो जाना या ऐड हो जाना जो है उसकी वजह से एब्नॉर्मैलिटीज होती हैं। ऐसी एब्नॉर्मैलिटीज को हम सिंड्रोम्स कहते हैं, जो कि हमने सेल साइकिल में पढ़ी थी मियोसिस के केस में। गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे होती हैं, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हो सकती हैं जब जाइगोट बनता है, ठीक है। तो जैसे क्लेनफिल्टर सिंड्रोम है, ये हमने पढ़ा था मियोसिस में होती है। सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी होती है सेक्स क्रोमोसोम की। कंडीशन क्या इसमें हमने बताई थी कि सेक्स क्रोमोसोम जो है वो ऐड हो जाते हैं। उसी तरह से टर्नर सिंड्रोम का हमने क्या बताया था, इसमें हमने बताया था कि एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होता है, मोनोसोमी जिसको आप कह सकते हो, यानी कि 2n-1। और XY व सुपर मेल्स, ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं XYY, यानी कि यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो ऐड हो गया मेल्स की कंडीशन में, जिसकी वजह से वो टॉलनेस भी इसमें हो सकती है, एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है, मेंटली डिफेक्टेड हो सकते हैं, और एंटी सोशल बिहेवियर भी उनका जो है वो एक तरह से कहने कि उनका जो समाजी बर्ताव होता है वो भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो ये हैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज जो क्रोमोसोम्स की वजह से होती हैं, क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट होने की वजह से, क्रोमोसोम में ऐड या मिस होने की वजह से। आफ्टर दैट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम बेसिकली कहते हैं टेराटोजेंस, ठीक है। टेराटोजेंस क्या है, दीज आर द ग्रुप ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह बनते हैं या एबनॉर्मल डेवलपमेंट में किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आयनाइजिंग रेडिएशंस, आयनाइजिंग रेडिएशंस में एक्सरेज भी हो सकती हैं। ये ओवम या जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोन यानी कि एग और फीमेल गैमेट यानी कि या मेल गैमेट की डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं, उसको डैमेज कर सकते हैं, उसमें या जीन्स में चेंजेस ला सकते हैं। इट मीन्स ये म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। तो वो जो चेंज आता है या जो डैमेज या डिस्ट्रॉय चीज़ होती है उसकी वजह से एबनॉर्मैलिटीज़ आ सकती हैं। उसी तरह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज का मतलब क्या है कि किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, कमी होना, या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस का एब्सेंट होना जो कि टिश्यूज़ को ख़राब कर सकता है, उनकी डिफ्रेंशिएशन को इफ़ेक्ट कर सकता है, वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज में आ जाती हैं। उनकी वजह से एबनॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम सब्सटेंसेस के लिहाज से देखें तो विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, टॉक्सिन्स या ड्रग्स वगैरह, इवन अगर एक मदर भी इनको इंजेस्ट करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसका इफेक्ट फीटस पे हो सकता है, ठीक है। इनमें से इंजेस्टेड ड्रग्स जो हैं या टॉक्सिन्स जो हैं, अगर उसकी बात अगर हम करें तो वो भी फीटस को इफेक्ट कर सकते हैं। विटामिन की कमी हो तो भी फीटस की ग्रोथ या उसकी कह लें कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है इनसाइड द मदर बॉडी वो इफेक्ट हो सकती है। ट्रेस एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बेशक स्मॉल क्वांटिटी में वो रिक्वायर्ड होंगे, अगर नहीं है वो स्मॉल क्वांटिटी में भी नहीं है, डेफिशिएंसी है, तो इट मीन्स कि वो इफेक्ट होगा, फीटस इफेक्ट होगा, एबनॉर्मलिटी या एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी। और अगर डेफिशिएंसी सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा हो तो मदर बॉडी के अंदर फीटस की डेथ भी हो सकती है। द लास्ट वन इज़ मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स। मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स मतलब इसमें स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज होती है। हमारे जो नॉर्मली हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे हैंड्स हैं या फिंगर्स हैं जो नॉर्मल होते हैं उनमें स्ट्रक्चरल डेविएशंस कॉज हो सकती हैं मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स की वजह से। ये कब होगा, ड्यूरिंग ओजेनेसिस, सॉरी नॉट ओजेनेसिस, ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ओजेनेसिस में तो एग बनता है, ये आप बेटा करेक्ट करिएगा, बुक पे लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा वहाँ पे। ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस, जब आप कहते हो कि ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, कोई भी एक ऑर्गन या उसका कोई पार्ट अगर मिस हो जाए या रिपीट हो जाए तो इट मीन्स कि एबनॉर्मलिटी हुई है, वो ऑर्गन या वो पार्ट जो है बॉडी का वो एबनॉर्मल ही कंसिडर किया जाएगा। और इंडिविजुअल जो न्यू बॉर्न इंडिविजुअल होगा दैट इंडिविजुअल भी मैलफॉर्म्ड, यानी कि उसमें डिफेक्ट है। डिफेक्ट क्या है कि उसका कोई बॉडी पार्ट जो है वो मिस है या एक्स्ट्रा है। जैसे हमने चैप्टर 16 में कुछ डिफॉर्मिटीज़ पढ़ी थी स्केलेटन के लिहाज से, तो उसमें हमने देखी थी माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली में हमने कहा था कि इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनका स्कल जो है वो छोटा होता है, इट्स अ मेटाबॉलिक डिफेक्ट, ठीक है, जो जेनेटिकली भी हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा था जेनेटिक कॉज की बेस पे क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट में हमने पढ़ा था कि अपर लिप जो है या तो फोल्ड होता है या उनमें कट लिप होता है, यानी कि हेयर लिप होता है। लिप जो है वो कटेड होता है पैलेटाइन बोन और मैक्सिला की फ्यूजन ना होने की वजह से, तो उसको हम क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। उसके अलावा हेक्सा डिजिटाली, इसका आपके बुक पे मेंशन नहीं है बट फिर भी हम बता देते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसको थोड़ा सा कि हेक्सा डिजिटाली, डिजिट्स मतलब फुट या हैंड की जो फिंगर्स होती हैं, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हैंड या जो फुट की फिंगर्स होती हैं, आपने नॉर्मली देखा है 5 उंगलियां होती हैं दोनों हाथों में और दोनों पाँव में, अगर 5 उंगलियों से ज़्यादा या कम हो दैट विल बी हेक्सा डिजिटाली, वो डिजिटालिक कंडीशन आती है। अगर आप हेक्सा की बात करते हो तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 6 फिंगर्स होंगी हैंड्स में, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल आपको मैं सिंपल सी दूंगी जो आपको जितना मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। ऋतिक रोशन,
ठीक है। ऋतिक रोशन आप सबने देखा है, उसका एक हाथ जो है, आई थिंक लेफ्ट हैंड जो है, उसके लेफ्ट हैंड में 2 थम्स हैं। दैट इज़ द कंडीशन ऑफ हेक्साडिजिटैली, जो मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स की वजह से होते हैं। सो बच्चों, ये था आज का लेक्चर। इन दोनों टॉपिक्स को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार कीजिएगा। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।